पैप्टरी थायराइड कार्सिनोमा का 4वीं भाग वीडियो है। इसमें हम आयोडीन स्किनडिग्राफी और रेडियो अब्लेशन के बारे में देखेंगे। जैसा मैंने पहले का पार्ट में बताया था कि थायराइड सर्जरी जो है करने के बाद बाकी के ट्रीटमेंट, ज़्यादा ट्रीटमेंट अभी जो बताया है, इसके लिए आपको एक हायर सेंटर में भेजा जाएगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट हर सेंटर में नहीं होता, हर हॉस्पिटल में नहीं होता। तो आपको रीजनल कैंसर सेंटर, नहीं तो जो जहां भी ऐसा ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में है, वहां आपके जाके आपका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? पहले वाला आयोडीन स्किनडिग्राफी। ऑपरेशन के बाद हमें यह पता करना है कि जो ऑपरेशन थायराइड निकाला है, कुछ भी थायराइड बाकी रह गया कि नहीं। ऑपरेशन मैंने बताया था कि नियर टोटल थायराइड जितना भी हो सकता निकाल दें, 95%। तो ये 5% अंदर हो सकता है, इसको भी निकालना है। तो ये कितना बाकी है ये देखने के लिए आयोडीन स्किनडिग्राफी करते हैं। ये एक ओपीडी प्रोसीजर होता है। तो जब आप आरसीसी सेंटर में पहुंचेंगे, उनका थोड़ा सवाल होगा। एक सवाल, पहली बार आपने एल्ट्रोसिन टैबलेट स्टॉप किया? हाँ। कितना दिन, कितना हफ्ता? 4 से 6 हफ्ता तक नहीं ले रहे। इतना कंप्लेंट्स चल रहा है आपको? हाँ। वजन बढ़ गया, जो भी मैंने बताया, वीडियो में बताया था पहले, ये सब ठीक है। और आपका डॉक्टर ने बताया कि क्या लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, लिस्ट दिया है। हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, कॉफ़ी, सी प्रोडक्ट्स कुछ नहीं लेना है, अंडा नहीं खाना चाहिए, कॉफ सिरप, स्टीरॉइड्स, वाइटमिन्स सब बताया। तो अब लिस्ट बता दिए तो बोलेगा ठीक है, तो ये सब सही से करेक्ट से चल रहा है। तो अब ये आयोडीन स्किनडिग्राफी के लिए ये पर्टिकुलर डेट में आप आ जाएंगे, और बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो आप आपको देखेंगे। और कभी कभी आपको एक पेट स्कैन के लिए एक डेट भी दे देंगे कभी कभी, क्योंकि उस डेट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये जो पर्टिकुलर डेट दिए हैं, वो डेट में आके आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। उस दिन आपको न्यूक्लियर मेडिसिन आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन लो डोज में दिया जाएगा। ओपीडी प्रोसीजर मतलब एडमिशन नहीं है, आप जा सकते हैं उसी दिन। तो वो पीने के बाद थोड़ा टाइम के बाद, टाइम पीरियड उनको आपको बताया जाएगा। उसके बाद गले के सामने कैमरा रख के काउंट करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन आपने लिए हैं कहीं गले में एक्यूमुलेट हो रहा कि नहीं। तो रिपोर्ट 2 होके आ सकता है, एक नहीं बोल के आ सकता है, मतलब बच गया अब और कुछ नहीं करना है आपको। दूसरा जो है कि एक्यूमुलेशन है, गले में एक्यूमुलेशन मतलब थायराइड टिश्यू अभी भी बाकी है, तो आपको फ्यूचर दोबारा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा कि जो बाकी थोड़ा है उसको निकालने के लिए। ये जो प्रोसीजर जो रेडियो एक्टिव आयोडीन पीने के लिए दिए हैं, तो जैसे मैंने बताया ये रेडियो एक्टिव आयोडीन ये स्ट्रांग है, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशंस बताया जाएगा। ये है कि आप जब वापस घर जाएंगे, तो बड़ी प्रोसीजर, आपको घर वापस जाना है, वापस घर जाएंगे, आपका प्राइवेट व्हीकल में जाएंगे, टैक्सी में जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं करेंगे, और कार के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रख के बैठना है, दूर बैठना है, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल ये एमिट होता रहेगा, और जो भी नॉर्मल पर्सन है उनको भी इफेक्ट हो सकता है। और घर जाने के बाद आप सेपरेट से एक रूम में रहेंगे, किसी से कांटेक्ट नहीं करेंगे, खाना पीना बाथरूम सब उसी रूम में रहेगा, और खाना का बर्तन जो भी है आपको वॉश करके उधर ही रखना है। फिर जब खाने के टाइम में बाहर दे के उसको लेना है। आपके जो भी कपड़े हैं सेपरेट से वॉश किया जाएगा, और आपका टॉयलेट रूम, रेस्टरूम उसी रूम के अंदर रहेगा, और यूज करने के बाद 2-3 बार फ्लश कर देना। नेल्स बाइट मत करना, कुछ भी आपका मटेरियल है दूसरों से शेयर मत करना, किसी को रूम के अंदर आने मत देना, ताकि उनको ये रेडिएटिव इफेक्ट ना हो जाए। स्पेशली बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज, किसी को आपका पास आने मत देना। और पानी ज्यादा जरूर पीना।
और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये थूक आने का, सलाइवा प्रोड्यूस होने का ग्लैंड्स होता है, इधर जाके एक्यूमुलेट होके दर्द करता है। तो इसको निकालने के लिए आप लेमन जूस पीते रहेंगे, इसको फ्लश करके निकालने का, तो ये दर्द भी आपको कम हो जाएगा। और जितना हो सकता है पानी ज़्यादा पीना, और ऑयली फूड्स आप प्लीज़ कम कर दीजिए। वेजिटेरियन और ड्राइड फ्रूट्स सब खाएंगे तो वो बेहतर है। ऑयली फूड्स आपको कम करना चाहिए, इतना प्रिकॉशन रहेगा आपको। और तो ये सब मैंने बता दिया। तो समझो रिपोर्ट आया है कि टेस्ट पॉजिटिव है, थायराइड इसमें बाकी, तब आपको दोबारा एक डेट दिया जाएगा, उस डेट में आप एडमिशन के लिए आ जाएंगे। तो ये बार रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाएगा जो जिस्म के अंदर जाके जहां भी थायराइड टिश्यू है उसको जला देगा, कंप्लीटली जला देगा, ताकि ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। तो हम ये बार हम एडमिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव आयोडीन का क्वांटिटी और स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल एमिट होगा और आपका जिस्म को डैमेज करेगा। क्या क्या डैमेज हो सकता है? एक, आप वीकनेस फील करेंगे, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा और वॉमिट भी कर सकते हैं, कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि वॉमिटिंग भी, और साथ साथ में और ज़्यादा पहले से ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम पहले से? आपने एल्ट्रोक्सिन 4-6 हफ्ते से रोक के रखा है। तो मैंने क्या क्या बताया था? ऑलरेडी आप मूड आपका नॉर्मल नहीं रहेगा, मूड स्विंग ज़्यादा रहेगा, वजन बढ़ गया है, पाँव में सूजन है और सूरत राउंड हो गया है, पहले से ही खाने का दिल नहीं करता, पहले से ही थोड़ा वॉमिटिंग सेशन रहता है। इतना करने के बाद अभी नया प्रॉब्लम शुरू है और भी एक्स्ट्रा जो भी बताना है वो इसको एडअप होगा। तो हम एडमिट करके आपको आईवी ड्रिप देते रहेंगे और दवा देंगे तो बेहतर रहेगा, इसलिए हम एडमिट करेंगे। और क्या क्या साइड इफेक्ट है? हाई डोज दिए हैं तो क्या होगा कि वॉमिटिंग और पहले से ज़्यादा रहेगा और यहाँ जो भी ग्लैंड है इसका सूजन भी ज़्यादा रहेगा। जैसा मैंने पहले बताया था, आपको लेमन जूस ज़्यादा पीते हैं और पानी भी ज़्यादा पी के इसको जिस्म से निकालना है। इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है? रेडियो आयोडीन का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ये है कि बहुत साल के बाद ये रेडियो आयोडीन रहने के वजह से ये खुद कैंसर बना सकता है, जैसे कि ल्यूकीमिया, इंटेस्टाइन के अंदर कैंसर, ब्लैडर के अंदर कैंसर, ऐसा दूसरा कैंसर बहुत साल के बाद बना सकता है। तो ऐसा है तो हम कर क्यों रहे? क्योंकि अगर जो हम नहीं किए तो अभी जो प्रेजेंट कैंसर है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, और जो बाकी के जो फ्यूचर में आने वाला है कि इसके बस नहीं है कि आना है, वो आएगा तो भी बहुत लेट आएगा। इसलिए अभी ये ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे तो बेहतर है। और दूसरा भी साइड इफेक्ट है, एडमिशन के टाइम में ये रेडियो एक्टिव आयोडीन के डोज ज़्यादा होने के वजह से वो ब्लड बोन मैरो सप्रेशन करके ब्लड फॉर्मेशन कम कर सकता है और बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है इम्यून सिस्टम उसको वीक कर सकता है, वो प्लेटलेट्स को कम कर सकता है। तो एडमिशन के टाइम में और अगले दिन और उसका सेकेंड डे हर दिन ब्लड चेक करते रहेंगे कि ब्लड कम हो रहा है कि अगर जो कम हो गया तो साथ साथ में हम आईवी एंटीबायोटिक्स शुरू करेंगे, एक नहीं तो 2 आईवी एंटीबायोटिक्स शुरू करेंगे और उसके लिए बढ़ाने के लिए काउंट बढ़ाने के लिए स्पेशल इंजेक्शंस रहेंगे। कभी कभी खून का कुछ प्लेटलेट कम हो गया तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करेगा। इस सब के लिए एडमिशन रहना मस्ट है। ये सब 1-2 दिन के अंदर कम हो जाएगा। आप नियर नॉर्मल जब हो जाएंगे आपको घर डिस्चार्ज कर देंगे, समझो 2-3 दिन। पहले जब घर गए थे फर्स्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन पीने के बाद जो मैंने थोड़ा टाइम पहले एडवाइस घर जाके क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, सेम ये बार भी ऐसा ही फॉलो करना है। सेपरेट से रूम में रहना है, किसी को अंदर मत आने देना, और जब वापस जाएंगे आपका खुद का कार में जाना है, सब दूर दूर बैठना है। घर जाने के बाद सेपरेट रूम में किसी को अंदर आने मत देना, बच्चों को, बुजुर्ग लोग को और
प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल अंदर मत आने देना। हस्बैंड लेडी है तो हस्बैंड के साथ क्लोज कांटेक्ट मत रहने देना, क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना है। और बर्तन जो भी आपका रूम में ही रहेगा, फ्लश टॉयलेट सब बाहर का नहीं, खुद का रूम का यूज़ करना है, 2-3 बार फ्लश करना है। मटेरियल्स किसी से शेयर नहीं करना है। ये प्रिकॉशंस कितना दिन है, 2-3 दिन के लिए, और डॉक्टर बताएगा एक्स्ट्रा चाहिए कि। तो ये सब कंट्रोल हो गया। उसके बाद आपको ये बता दिया मैंने। तो इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप एल्थ्रोक्सिन टैबलेट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन हमने कंप्लीटली निकाल दिया, थायराइड ग्लैंड। तो बाहर से थायराइड सप्लीमेंट करना है। तो एल्थ्रोक्सिन टैबलेट जो है इंडिया में 6 से 8 डिफरेंट कंपनीज बनाते हैं, और इसका स्ट्रेंथ जो है 12.5 माइक्रोग्राम से लेके 200 माइक्रोग्राम्स तक होता है। आपको तकरीबन 150 माइक्रोग्राम्स के ऊपर ही चाहिए। उसका लेने का तरीका ये है कि सुबह में उठने के बाद, मुंह साफ करने के बाद, ब्रश करने के बाद एम्प्टी स्टमक में बिना कुछ खाए पिए आपको जो डॉक्टर डोज बोला है वो आपको लेना है। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ पीना मत, कुछ खाना मत, एम्प्टी स्टमक रहना है। ये आपका डोसेज तरीका, ये हर दिन लाइफ लॉन्ग चलेगा। साथ साथ में डॉक्टर आपको बताएगा कि विटामिन डी कितना लेना है, कैल्शियम कितना लेना है, पॉलीकैल्सिफेरॉल कितना लेना है। कभी कभी मल्टीविटामिन 4-5 महीने में 1-2 बार लेना पड़ता है। ये प्रिकॉशंस है। और डाइट जो है आपका नॉर्मल हो जाएगा, खाना पानी पीने सब नॉर्मल हो जाएगा, सबसे फिरना हटना चालन रखना सब नॉर्मल हो जाएगा। सो जैसे पहले आपका रूटीन था, आप वापस काम पे जाने लगेंगे, जो भी काम कर रहे हो सबसे मिलना सब वापस नॉर्मल हो जाएगा। एक्टिविटीज बैक टू नॉर्मल, पता नहीं चलेगा। और जो इधर स्कार है आप इसलिए कवर कर सकते हैं इसको, ताकि वो बाहर ना दिखे। और ये हुआ आपका ट्रीटमेंट। और रेगुलरली आपका T3 T4 लेवल, TSH लेवल आपका लोकल डॉक्टर से मशवरा लेना है। T3 T4 TSH, सीरम कैल्शियम, विटामिन, और सीरम कैल्शियम से बेहतर है आप आयोनाइज्ड कैल्शियम करेंगे, नहीं तो फ्री कैल्शियम करेंगे, आयोनाइज्ड कैल्शियम। तो और साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, और इतना जो भी है आपको, आप हर 3 महीने आपका लोकल डॉक्टर जिन्होंने आपसे ऑपरेट किया है उनसे आप चेकअप कर लेना। और रेगुलर चेकअप हर 6 महीने आपको रीजनल कैंसर सेंटर में जाके बताना पड़ेगा। रीजनल कैंसर सेंटर में जाके बताने के टाइम में तो वो आपका जो भी लोकल डॉक्टर आपको देखे हैं वो रिपोर्ट पूछेंगे, और सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए बोलेंगे कि सिर्फ थायरोग्लोबिन करके बताओ। वो आपको रीजनल कैंसर सेंटर में ही करेंगे तो बेहतर है। तो सिर्फ वही मांगेगा, बाकी जो भी टेस्ट है आपका डॉक्टर ऑलरेडी कर दिया है। तो आप एग्जामिन करेंगे, और कभी कभी अल्ट्रासाउंड नेक करने के लिए भी मत बोलेंगे, और कुछ नहीं चाहिए। आप रेगुलर फॉलोअप पे, क्योंकि ये वो दोबारा आने का चांसेस कम है, फिर भी आने का चांस तो है। तो रेगुलर फॉलोअप से रहना है आपका रीजनल कैंसर सेंटर में। तो ये पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि कैंसर जब सपोज दोबारा आ गया, रिकरेंस, तो क्या कंप्लेन हो सकता है, और क्या टेस्ट करना है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। आप ये नेक्स्ट वीडियो में देखिए। नमस्ते।